हेलो दोस्तों। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं ये हम जो है मतलब कल रात भी मैंने अपलोड करा था, पर उसमें थोड़ा सा मतलब इम्प्रोवाइज़ किया है। उसमें क्या था, मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताता जा रहा था। अब यहाँ पे जो है थोड़ा सा मेहनत आपकी भी लगेगी। मैं आपको आंसर साथ में दिखाऊंगा अभी, ठीक है। वहाँ पे हम जो आंसर उसका उसका होगा वो मेन चीज़ें पढ़ेंगे, पर इसके अलावा भी देखिए आप पॉज करके उसको पूरे को भी पढ़ना अगर चाहें तो थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो हिंदी मीडियम विज़न और टेस्ट पेपर की बात करें तो ये है 28 आर्थिक समीक्षा और बजट के जो करंट अफेयर हैं वो इसके अंतर्गत आएंगे, ठीक है। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है इसके अंतर्गत। तो बजट आपने जो 2021 से 22 का पढ़ा था उसमें जो प्रस्तावित विकास वित्तीय संस्थान है, ठीक है, डीएफआई है, उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है, यह देश में अवसंरचना हेतु मध्यम से लेकर दीर्घकालिक जो वित्त प्रदान करेगा, हो सकता है, ठीक है, विकास वित्तीय संस्थान। दूसरा है एनआईपी जो है, जो राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन है, उसमें केंद्र सरकार की व्यय संबंधी हिस्सेदारी पूर्ण रूप से इस संस्था पर वित्त पोषित करेगी, ठीक है। तो देखिए इसमें से कौन सा सही है। यहाँ पे आपका मेन काम क्या है, इस वीडियो को पॉज करके, और अगर आपने इसके बारे में पढ़ नहीं रखा फिर भी थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के आप यहाँ पे इसका आंसर जो है देने की कोशिश करिए। उसके बाद जब आप इसका आंसर देखेंगे कि क्या है, तो आपके वो दिमाग में कहीं ना कहीं एक या दो बार देखने पे वो जो है आंसर बैठ जाएगा, ठीक है। तो इन फ्यूचर अगर कोई मान लीजिए प्रीलिम्स में अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो कहीं ना कहीं अगर आपको वहाँ पे 2%, 2 से क्या बोलते हैं 20% तक में भी अगर आपको याद आ गया वो, तो आप उसको कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन का आंसर जो है 1 2 दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, पॉज करके आप दीजिए आंसर इसका। तो दे दिया होगा आपने आंसर। इसका पहला जो है बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये मध्यम से लेकर दीर्घकालिक तक जो है वित्त प्रदान करेगा। अब दूसरा यहाँ पे गलत है, ठीक है। तो दूसरा देख लेते हैं क्यों गलत है, पीछे जाके मतलब इसका वो जो आंसर है वो देख लेते हैं क्यों गलत है। तो देखिए यहाँ पे जो है, यह राष्ट्रीय अवसंरचना जो पाइपलाइन जो एनआईपी है, उसमें केंद्र सरकार के व्यय हिस्सेदारी को पूर्णतः वित्त पोषित करने हेतु प्रतिबद्ध नहीं है, ठीक है। तो इसका देखिए अगर रेशियो की बात करें तो एनआईपी का जो है उसमें केंद्र, राज्य और जो निजी क्षेत्र होते हैं उनके मध्य 39, 40 और 21 के अनुपात में क्या होता है, भारित होता है, ठीक है। वहाँ पे जो है केंद्र सरकार पे डिपेंडेंट बताया गया था सेकंड ऑप्शन में, जो कि गलत है, ठीक है। इनका रेशियो यहाँ पे दे रखा है। उसके अलावा देखिए मैं यहाँ पे आंसर इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि अगर आपके पास टाइम हो तो आप हल्का सा जो फर्स्ट जो गलत सही होंगे उनका भी अगर एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लेंगे तो थोड़ा बहुत आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके अलावा हम सेकंड का देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन क्या है, जो स्टार्टअप बौद्धिक संपदा संरक्षण है, ठीक है, स्टार्टअप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन, इस योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह स्टार्टअप को किसी भी पैनलबद्ध सुविधा प्रदाता से आईपी आवेदनों की फाइलिंग और निपटान में सहायता लेने में सक्षम बनाता है। हो सकता है सुविधा प्रदाता का व्यावसायिक प्रभार पूर्ण रूप से केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका देखिए सही आंसर आपको गैस करना है कौन सा इसमें सही है। 1 2 दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो वीडियो पॉज करके इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। फिर भी मैं आपको एक बार पीछे जाके दिखा देता हूँ कि इसका आंसर में एक्सप्लेनेशन क्या दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर जो है बिल्कुल सही है, सी। उसके बाद आपको इसमें देखिए दोनों स्टेटमेंट आपने पढ़ी ली होगी, दिमाग में आपके बैठ गई होगी। उसके अलावा हल्का फुल्का अगर आप यहाँ पे भी जो ये हाईलाइटेड है डार्क, उसमें उसको एक बार पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो थर्ड क्वेश्चन है, वर्ष 2021 से 22 के बजट में जो केंद्र सरकार है उसने तमिलनाडु में एक बहुउद्देशीय समुद्री शैवाल, जिसे सीवीड बोलते हैं, ऐसे पार्क स्थापित किया करना प्रस्तावित किया है, ठीक है। समुद्री शैवाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा जो है सही है। तो पहला है, समुद्री जो शैवाल होता है उसका उपयोग जैव ईंधन के उत्पादन के लिए कच्ची सामग्री के रूप में किया जा सकता है, हो सकता है। उसके अलावा समुद्री शैवाल जैव उर्वरक बनाने के संभावित स्रोत है, ये भी हो सकता है। उसके अलावा थर्ड क्या है, भारत विश्व में खाद्य समुद्री शैवाल का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये भी हो सकता है। तो आपको वीडियो पॉज करके इसका आंसर देना है, 1 3 1 2 2 3 1 2 3, ठीक है। तो आपने आंसर दे दिया होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, पहला और स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, ठीक है। उसके अलावा देखिए जो थर्ड है इसमें क्या है, जो भारत है वो नहीं, इसके अलावा चाइना जो है वो विश्व में खाद्य समुद्री शैवाल का सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है। तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक है और इसका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन इतना काफ़ी है, ठीक है, पीछे देखने की ज़रूरत नहीं है इसे। तो इसके अलावा देखिए आप जो भी आपका स्कोर आता है वो आप कमेंट बॉक्स में जो है बता सकते हैं, ताकि जो नेक्स्ट पेपर होगा आपको उसमें खुद ही पता चल जाएगा कि इंक्रीमेंट हुआ है कि नहीं। देखिए करेंगे कि आप जब इसको कंप्लीट कर लेंगे तो आपको आपका स्कोर पता चल जाएगा, जितना भी 50 100 जितना भी आता है, 50 से 100 के बीच में। तो उसी से हिसाब से आप जो आपके बेसिक जो बुक्स होंगे उनको थोड़ा सा
एक बार पढ़ के फिर नेक्स्ट पेपर जो होगा उसको वो करिएगा। जैसे कि अब नेक्स्ट पेपर मिक्स होगा, ठीक है, तो उसमें आपने जो भी सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ रखे होंगे उनको हल्का से रिवाइज करके फिर दीजिएगा उसे, ठीक है, तो ऐसे ही इंप्रूवमेंट आएगा। उसके अलावा देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है। जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है नियत अवधि जो नियोजन है, तो इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो नियत अवधि नियोजन है वो एक संविदा है जिसके तहत किसी कंपनी द्वारा कर्मचारियों को विशिष्ट अवधि के लिए नियोजित किया जाता है। हो सकता है एफटी कर्मचारी को स्थायी कर्मचारी की तरह सभी वैधानिक लाभों को प्राप्त करने का अधिकार है। ये भी हो सकता है औद्योगिक संबंध संहिता 2020 स्थायी नौकरियों का नियत अवधि के अनुबंधों के परिवर्तित करने की अनुमति प्रदान करता है। ये भी हो सकता है। कौन सा सही है? 1 1 2 2 3 1 2 3। तो वीडियो पॉज करके आपने इसका आंसर देना है, ठीक है, दे दिया होगा आपने। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो है डी। तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे हमारे बिल्कुल सही है, तो इसका भी एक्सप्लेनेशन देखने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे लगेगा जैसे एक गलत हो गया, दो गलत हो गया, ठीक है, इस टाइप से उसका एक्सप्लेनेशन हम पीछे देख लेंगे। यहाँ पे तीनों ही आप अगर पढ़ेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगी दिमाग में आपको याद करने के लिए। तो उसके अलावा देखिए जो ये फिफ्थ है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है होममेड लीवरेज पद की सही व्याख्या करता है। तो यह इंट्रा डे स्टॉक ट्रेडिंग के लिए एक दिवसीय आधार पर पर्याप्त मात्रा में नकद उधार लेने को संदर्भित करता है। तो देखिए यहाँ पे सारी स्टेटमेंट पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप इसकी बजाय क्या कीजिए, क्वेश्चन पढ़ के सारी स्टेटमेंट पढ़ के अपनी कॉपी में अपना आंसर लिख लीजिए, ठीक है। तो इसका अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो होममेड जो लीवर होता है, लीवरेज जो होता है, यह किसी कंपनी को वित्तीय लीवरेज की स्थिति में परिवर्तित करने हेतु निवेशकों द्वारा व्यक्तिगत ऋण का उपयोग करने का संदर्भित करता है। जो पर्सनल आपका जो ऋण होता है उसको यूज़ करने का संदर्भित करता है, ठीक है। उसके अलावा देखिए जो 6 क्वेश्चन है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन से शामिल हैं, ठीक है। तो ये पशुओं के चारे के बीज, अकार्बनिक उर्वरक, औषधियाँ, पेट्रोलियम उत्पाद, खाद्य तिलहन, जूट वस्त्र, इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो 2020 में भी आया हुआ था एक, मतलब जिसमें काफ़ी सारे ऑप्शन थे। तो इनको वीडियो पॉज करके आप देखिए कौन सा इसमें से सही है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी है, ठीक है, मतलब सारे आपके सही हैं। यहाँ पे बेसिकली जो है 7 होते हैं, तो इसमें से एक कपास हो रहा है, वो भी इसके अंदर ऐड हो जाता है, ठीक है। तो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में जो कपास है उसको भी ऐड किया जाता है, ठीक है। तो उसके अलावा देखिए आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि मैं हर क्वेश्चन का आंसर पीछे का आपको शो करूँ या फिर साथ में अगर एक्सप्लेन कर दूँ तो वो ठीक रहेगा, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा किस हिसाब से जो है सही रहेगा। उसके अलावा देखिए निम्नलिखित देश के समूह में से कौन सा आर्कटिक परिषद के सदस्य देशों का समूह है, ठीक है। तो ये सारे जो है देश हैं। तो अभी इसका जो है पीछे आंसर मैं दिखाई दूंगा आपको, तो वीडियो पॉज करके इसका आंसर दीजिए आप कि कौन से मेंबर जो है वो आर्कटिक परिषद के सदस्य देशों के समूह है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, रशिया, यूएसए, आइसलैंड, क्योंकि यहाँ पे देखिए यूके इसका मेंबर नहीं है आर्कटिक परिषद का, ठीक है। तो दो तो यहाँ पे ही गलत हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा स्वीडन भी यहाँ पे नहीं होता, ठीक है, इसलिए ये तीनों जो हैं वो मेंबर है। अब देखते हैं इसका आंसर क्या दिया गया पीछे। ये देखिए ये इसके सारे क्या हैं, 8 सदस्य देश, स्थायी भागीदार और पर्यवेक्षक देश शामिल है। कौन से? कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन सदस्य देश हैं। इसलिए विकल्प बी क्या है, सही है। भारत को भी इसका जो 2013 में एक पर्यवेक्षक राष्ट्र बनाया गया था, ठीक है। अब देखिए अगर आर्कटिक परिषद का गठन जो है 19 सितंबर 1996 को हुआ। आर्कटिक परिषद के गठन से पहले आर्कटिक पर्यावरणीय संरक्षण नीति जो कि जून 1991 में इसका सूत्रपात हुआ था, जो आर्कटिक पर्यावरण के संरक्षण पर एक घोषणा है, ठीक है। इसके अलावा देखिए ये सारी इसकी जो है वो सदस्य स्थायी भागीदार संगठन है, ये जो नीचे दे रखे हैं सारे, ठीक है। अगर आपके पास टाइम हो तो आप वीडियो पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। उसके अलावा देखिए आर्कटिक अगर क्षेत्र की बात करें तो यह जो है आर्कटिक वृत्त से उत्तर में 66 डिग्री अक्षांश, 34 जो मिनट नॉर्थ से उत्तर उच्चतर अक्षांशीय क्षेत्र को संदर्भित करता है, जिसमें आर्कटिक महासागर के साथ इसके केंद्र में उत्तरी ध्रुव भी शामिल है, ठीक है। इस महासागर का अधिकांश भाग जो है 5 आर्कटिक तटीय राज्यों जो कि कौन से हैं, कनाडा, डेनमार्क, नॉर्वे, रशिया, यूएसए, जो कि अलास्का जो कि पड़ता है यहाँ पे आर्कटिक की तरफ, उसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। उसके अलावा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो सतत वित्त पर जो अंतर्राष्ट्रीय मंच है उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो यह पर्यावरणीय रूप से सतत वित्त संबंधी मुद्दों पर काम करने वाले लोक प्राधिकारियों के लिए एक मंच है। हो सकता है भारत हाल ही में इस अंतर्राष्ट्रीय मंच में शामिल हुआ है, ये भी हो सकता है। कौन सा सही है, 1 2 1 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। तो वीडियो पॉज करके इसका आंसर दीजिए।
तो पीछे दिखाने की बजाय इसका जो करेक्ट आंसर है वो दोनों स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाती है, ठीक है। फिर भी थोड़ा सा देखिए, आप देख लीजिए यहाँ पे जो IPSF है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म ऑन सस्टेनेबल फाइनेंस है, कब आरंभ हुआ था? 18 अक्टूबर 2019 को अर्जेंटीना, कनाडा, चिली, चीन, भारत, केन्या, मोरक्को, यूरोपीय जो संघ है उसके लोक प्राधिकारियों द्वारा इसे स्टार्ट किया गया था। ये देश ग्रीन हाउस गैसेज के वैश्विक उत्सर्जन के लगभग आधे भाग के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। इसलिए हमारे दोनों स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा वीडियो पॉज करके यहाँ पे अगर आप पढ़ सके तो पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा आगे चलते हैं। देखिए ये सब मैं पढ़ा सकता हूँ, पर यहाँ पे जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा ये लेक्चर, ठीक है। इसकी वजह से मैं जो है थोड़ा शॉर्ट में बताता जा रहा हूँ। उसके बाद देखिए 9th क्वेश्चन क्या है, तो वन प्लैनेट समिट, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और संयुक्त राज्य अमेरिका इनके द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था, हो सकता है, जिसका उद्देश्य क्या है? जलवायु कार्रवाई के समर्थन में सार्वजनिक और निजी वित्त जुटाना, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके बताइए कौन सा सही है, 1 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा सेकंड स्टेटमेंट, बिल्कुल ठीक है। उसके अलावा फर्स्ट देखते हैं, तो ये अमेरिका नहीं फ्रांस के द्वारा स्टार्ट किया गया था। थोड़ा सा पीछे देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। तो जो वन प्लैनेट समिट है उन विश्व जलवायु शिखर सम्मेलनों की एक श्रृंखला का शीर्षक है, जिन्हें जो फ्रांस के राष्ट्रपति कौन, इमैनुअल मैक्रो, इनके द्वारा 2017 में वॉन में हुए जो COP 23 था, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, उसमें घोषित किया गया था, ठीक है। 23 में COP में, ठीक है। तो पहला क्या है, सही नहीं है, उसके अलावा दूसरा सही है। उसके अलावा इसका उद्देश्य आप पढ़ लीजिएगा एक बार। अगला 10वां देखिए, बजट 2021 में जो नई घोषित रणनीतिक विनिवेश नीति, उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इस नीति के तहत जो है विनिवेश से प्राप्त आय को राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष में जमा किया जाएगा, हो सकता है। भारत में रणनीतिक विनिवेश में सरकार से निजी क्षेत्र को प्रबंध नियंत्रण का हस्तांतरण सम्मिलित है, प्रबंधन नियंत्रण का, ठीक है, हो सकता है ये भी। कौन सा सही है, 1 2, ना तो 1 ना तो 2। तो वीडियो पॉज करके इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी। सेकंड बिल्कुल ठीक है। अब फर्स्ट देख लेते हैं क्यों गलत है। क्योंकि जो विनिवेश से प्राप्त आय है उसका उपयोग सरकार के विभिन्न सामाजिक क्षेत्र को और विकासात्मक कार्यक्रमों का वित्त पोषण करने हेतु किया जाएगा, जिसकी वजह से फर्स्ट हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, ठीक है। और 10th का क्वेश्चन आंसर बी है हमारा। ये देख लीजिएगा एक बार पॉज करके क्या क्या बताया जा रहा है यहाँ पे। उसके अलावा सेकंड स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल ठीक था। अगला देखते हैं उसके अलावा क्या क्वेश्चन है। तो जो CPI है, उपभोक्ता कीमत सूचकांक है, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, उसके संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए। तो आवास की कीमतों में वृद्धि का जो ग्रामीण उपभोक्ता कीमत सूचकांक है CPI है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, हो सकता है। उसके अलावा श्रम ब्यूरो आधार वर्ष के रूप में 2012 के साथ औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, इसकी गणना की जाती है, ठीक है। ये भी हो सकता है। ईंधन और खाद्य की कीमतों में वृद्धि कोर CPI मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि करती है, ये भी हो सकता है। कौन सा सही है, 1 2 3 1 3 1 2 3। तो वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फर्स्ट, पहला बिल्कुल सही है। क्योंकि देखिए आवास की कीमत, अगर आपको रहने की जो कीमत है उसमें अगर मूल्य वृद्धि या कम होगा तो उसका CPI पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। उसके अलावा देखिए सेकंड वाला ये जो है, इसमें 2012 नहीं 2016 जो है बेस वर्ष होगा, ठीक है। उसके अलावा जो थर्ड है, ये अगर इनको इंक्लूड नहीं करते हैं तो कोर CPI होता है, ठीक है। अगर इनको इंक्लूड करते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, हेडलाइन CP, ठीक है। अगर इनको इंक्लूड नहीं किया तो कोर CP, और अगर इनको इंक्लूड कर लिया ईंधन और खाद्य को तो हेडलाइन CPI सॉरी। उसके बाद देखिए 12th क्या है, तो इनमें से किसी जानवर के बारे में ये सारी बातें लिखी गई हैं, तो आपको ये बताना कि ये कौन सा जानवर है, ठीक है। तो यह एक संकटग्रस्त स्तनपायी और सिक्किम राज्य का राज्य पशु है। यहाँ से अगर आपको पता होगा सिक्किम राज्य का कौन सा राज्य पशु है तो आप बता देंगे। यह रात में सबसे अधिक सक्रिय होता है और अपना अधिकांश जीवन वृक्षों पर व्यतीत करता है, यहाँ तक कि सोता भी वृक्षों पर ही है। यह एक उच्च तुंगता वाले स्थानों पर, जहाँ पर्णपाती और शंकुधारी वन में बांस के सघन अधोतल होते हैं, सबसे अच्छी तरह से पनपता है, ठीक है। किसकी बात हो रही है, स्लॉथ बियर, हुलाक, गिबन, लाल पांडा, लॉयन टेल्ड जो लंगूर होता है, ठीक है, शेर पूंछ वाला जो बंदर है, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके आंसर बताइए किसकी बात हो रही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, लाल पांडा। ये लाल पांडा की सारी बात हो रही थी, जो कि सिक्किम राज्य का क्या है, राज्य पशु भी है।
उसके बाद देखिए 13 क्या है, तो प्राय सुर्खियों में रहने वाले शब्द जो S&P BSC कार्बोनेक्स और MSCI इंडिया ESG ये क्या संदर्भित करते हैं। तो कोयला आधारित कंपनियों के प्रदर्शन का संकेत देने वाले शेयर बाजार के सूचकांकों को, शेयर बाजार में सूचीबद्ध सभी कंपनियों के कार्बन फुटप्रिंट को मापने वाले सूचकांकों को, शेयर बाजार के हरित सूचकांकों को, कच्चा तेल आधारित जो कंपनियां हैं उसके प्रदर्शन का संकेत देने वाले शेयर बाजार के सूचकांकों को। तो वीडियो पॉज करके आंसर बताइए कि ये किन को डिनोट करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, शेयर बाजार के जो हरित सूचकांक होते हैं, जितने मतलब पर्यावरण से रिलेटेड इशू होते हैं, ये उनको जो है सूचित करते हैं। ठीक है, अब देखिए उसके अलावा 14 क्वेश्चन क्या है, तो उद्यमों के लिए एक सुदृढ़ ऋण प्रवाह को निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक है जो मतलब इसे सही मतलब वो करता है, डिनोट करता है। तो वाणिज्यिक पत्र प्रचालनों में वृद्धि हो सकता है, कॉरपोरेट बॉन्ड प्रतिफल में कमी ये भी हो सकता है, कॉरपोरेट ऋण डिफॉल्टर दर में गिरावट ये भी हो सकता है। ठीक है, तो कौन सा सही है, 1 2 2 1 3 1 2 3। तो वीडियो पॉज करके इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1 और 2 बिल्कुल सही है यहाँ पे। पर उद्यमों के लिए जो कॉरपोरेट ऋण डिफॉल्टर होता है ये एक अच्छा संकेतक नहीं माना जाता। ठीक है, ये बैंक वगैरह के लिए जो है संकेतक का काम करता है, पर जो उद्यम होते हैं उनके लिए संकेतक का ये अच्छा संकेतक नहीं माना जाता। ठीक है, उसके अलावा देखिए जो 15 क्वेश्चन है, तो सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संहिता में 10 से कम कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा लाभों के अनिवार्य विस्तार की परिकल्पना की गई है। ठीक है, सामाजिक सुरक्षा आच्छादन के दायरे में स्व नियोजित व्यक्तियों को सम्मिलित करने का प्रावधान किया गया हो सकता है। इस संहिता के अंतर्गत गिग कामगार जो होते हैं, गिग होते हैं ना, ओला उबर चलाने, मतलब छोटे मोटे जो इस टाइप के काम होते हैं उनको करने वाले, उनको सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान किया जाता है। ठीक है, इसमें से कौन सा जो है वो सही है, 1 2 2 3 1 3 1 2 3। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाती है हमारी सामाजिक सुरक्षा संहिता के लिए। पर फर्स्ट में क्या कमी है देखते हैं, आंसर में जाके देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जो 10 से कम कर्मचारी वाले जो प्रतिष्ठान है उसमें कार्यरत कर्मचारियों हेतु स्वैच्छिक जो आधार होता है। ठीक है, यहाँ वहाँ पे स्वैच्छिक नहीं लिखा था। ठीक है, वहाँ पे स्वैच्छिक आधार और खतरनाक उद्योगों में जो कार्यरत जो कर्मचारी हैं उनके लिए केंद्र सरकार द्वारा जो है अधिसूचना के माध्यम से अनिवार्य आधार, मतलब वहाँ पे क्या था, अनिवार्य विस्तार किया जाता है। यहाँ पे अनिवार्य एक आधार है जिस पर लाभों के विस्तार की परिकल्पना की जाती है। ठीक है, इसलिए एक हमारा गलत है। उसके अलावा देखिए ऊपर हमने एक क्वेश्चन देखा था ये वाला, तो इसमें देखिए वहाँ पे हमने लाल पांडा था, ठीक है, उसके बारे में हमने पढ़ लिया। पर यहाँ पे और भी चीज़ें दी हुई थी जो कि ज़रूरी नहीं है कि इनके बारे में क्या पता पूछ लिया जाए, है ना। पश्चिमी हुलॉक गिब्बन जो था, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, क्या इसकी मतलब IUCN क्या है और कहाँ पे पाया जाता है। पूर्वी हुलॉक गिब्बन है, ठीक है, स्लोथ बियर हो गया, इनके बारे में थोड़ा सा आप जो है पढ़ लीजिएगा, क्या पता ये क्वेश्चन उसको छोड़ के ये आ जाए। ठीक है, शेर पूंछ वाले जो बंदर होते हैं, ठीक है, एक पुरानी दुनिया का बंदर है जो दक्षिण भारत के पश्चिमी घाटों में जो है स्थानिक है। ठीक है, ये सब देख लीजिएगा, संकटग्रस्त है, एंडेंजर्ड। उसके अलावा देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 16वां, तो भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निर्यात सेवाओं में जो है वित्तीय सेवाओं की हिस्सेदारी सर्वाधिक है, हो सकती है। भारत हाल के वर्षों में पूंजी खाता घाटे से गुजर रहा है, ये भी हो सकता है। कच्चा पेट्रोलियम सर्वाधिक आयात की जाने वाली वस्तु है, ये भी हो सकता है। कौन सा सही है, 1 2 3 1 3 1 2 3। तो वीडियो पॉज करके आप आंसर दीजिए इसका। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है यहाँ पे। पर यहाँ पे देखिए भारत हाल के वर्षों में जो है अधिशेष, मतलब उनके पास जो पैसा है वो सरप्लस में है, अधिशेष जो खाता है उससे गुजर रहा है, पूंजी घाटे से नहीं गुजर रहा। उसके अलावा निर्यात सेवाओं की बजाय जो है जो सॉफ्टवेयर सेवाएं हैं वो वित्तीय सेवाओं की हिस्सेदारी सर्वाधिक है। वित्तीय सेवाओं नहीं, सॉफ्टवेयर जो सेवाएं हैं उसकी जो हिस्सेदारी है वो सर्वाधिक है। ठीक है, इसके अलावा मैं जो है जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो इसको जो है ग्रुप में सेंड कर दूंगा, UPSC PSC हिंदी वाले उस ग्रुप में सेंड कर दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा जो भी क्वेश्चन आपका यहाँ पे रह जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन वगैरह। निम्नलिखित में से कौन से जो बैंकों और उधारकर्ताओं पर दीर्घकालिक रियायत नीति, ठीक है, फॉरबियरेंस पॉलिसी के प्रभाव हैं। ठीक है, तो सस्ती ऋण व्यवस्था हो सकता है, बैंकों का अल्प पूंजीकरण ये भी हो सकता है। ठीक है, रियायत से उधारकर्ताओं के लाभान्वित होने से चूक में वृद्धि ये भी हो सकता है। तो कौन सा जो है सही है, 1 2 3 1 2 3 1 3। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, वीडियो पॉज करके आप पहले आंसर दीजिएगा। तो करेक्ट आंसर इसका 1 3 बिल्कुल सही है।
पर यहाँ पे देखिए जो ये हमारा बैंकों का अल्प पूंजीकरण, तो इसमें जो हमारा जैसे यहाँ पे प्रभाव का मतलब क्या है, इसके नेगेटिव और पॉजिटिव इफेक्ट पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये दोनों इसके पॉजिटिव होंगे। आप मान लीजिए कोई भी आपकी स्कीम मान लीजिए बैंक में, तो आप अगर रियायत दे रहे हैं उस पर, मतलब पैसे में मान लीजिए ऋण आपको भरना है, उसमें अगर आपको रियायत मिल रही है तो इससे क्या होगा, एक तो सस्ती ऋण व्यवस्था होगी, पॉजिटिव इफेक्ट। थर्ड भी इसका पॉजिटिव इफेक्ट है, पर इस पर जो है नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। बैंकों में जो पूंजी है उसमें कमी आ जाएगी, ठीक है। तो बैंकों का अल्प पूंजीकरण, उसमें और भी कमी आ जाएगी, ठीक है। नेगेटिव इफेक्ट है, इसकी वजह से इसका जो सेकंड स्टेटमेंट है वो कहीं ना कहीं गलत हो जाता है, ठीक है। अब देखिए यूएनएससी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता को 5 स्थायी सदस्य देशों के बीच क्रमावर्तित किया जाता है। हो सकता है स्थायी सदस्यों को केवल महासभा की सर्वसम्मति से हटाया जा सकता है। ये भी हो सकता है यह केवल अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के खतरे के आधार पर किसी देश के घरेलू मामलों में बलपूर्वक हस्तक्षेप कर सकता है, ठीक है। तो ये भी हो सकता है। वीडियो पॉज करके इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा थर्ड, मतलब थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। ये केवल अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के खतरे के आधार पर किसी देश के घरेलू मामलों में बलपूर्वक हस्तक्षेप करता है। उसके अलावा देखिए फर्स्ट और सेकंड में क्या गलती है, एक बार आंसर में चल के देख लेते हैं। तो जो पहला था वहाँ पे 5 स्थायी सदस्य की जो है क्रम से मतलब वो सीट जो है एक्सचेंज करते थे, पर इसकी वजह क्या है, यह मासिक तौर पर परिषद के 15 सदस्य देशों के बीच हस्तांतरित होती रहती है, ठीक है। इसकी वजह से फर्स्ट हमारा गलत है। और सेकंड में क्या है, किसी को हटाने के लिए जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के जो चार्टर है उसके अनुसार 193 सदस्यीय महासभा के 2/3 जो मेंबर होते हैं उनकी सहमति और अनुसमर्थन इसकी आवश्यकता होती है। इसमें सुरक्षा परिषद के सभी 5 स्थायी जितने भी जो 5 स्थायी सदस्य हैं उनकी स्वीकृति भी होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके अलावा देख लीजिएगा ये। उसके अलावा देखिए अगला देखते हैं। तो 19वां क्वेश्चन में क्या है, हाल ही में लागू की गई जो संयुक्त राष्ट्र परमाणु हथियार निषेध संधि है TPNW, के बारे में हमने करंट अफेयर में पढ़ा भी था जनवरी के, आई थिंक सो। उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह परमाणु हथियारों को विकसित करने या उसे रखने से जो राज्य पक्षकार होते हैं उनको प्रतिबंधित करती है। हो सकता है संधि के प्रावधान विधिक रूप से राज्य के पक्षकारों पर बाध्यकारी हैं। ये भी हो सकता है भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, ठीक है। ये भी हो सकता है। तो कौन सा सही है, 1 2 3 1 3 1 2 3। तो वीडियो पॉज करके आप इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो जाती है, बिल्कुल सही हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा देखिए 20वां क्या है, तो निम्नलिखित पहलों में से कौन सी सरकार द्वारा भारत में इस्पात के घरेलू उत्पादन में वृद्धि हेतु प्रारंभ की गई है, ठीक है। तो उत्पादन जो लिंक्ड है प्रोत्साहन योजना के तहत विभिन्न विशिष्ट इस्पात का समावेशन। हो सकता है निर्यात समता मूल्य पर MSME को इस्पात की पेशकश। हो सकता है सरकारी खरीद में घरेलू लोहे और इस्पात के उत्पादन की वरीयता, ठीक है। तो कौन सा इसमें सही है, 1 2 2 3 3 1 2 3। तो वीडियो पॉज करके जो है आप इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, डी, मतलब तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे हमारी क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके अलावा देखिए 21वां क्या है, तो भारत के बाह्य ऋण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है देनदार भारत के नागरिकों को छोड़कर केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, निगम हो सकते हैं। हो सकता है पिछले 5 वर्षों में बाह्य ऋण का सकल घरेलू उत्पादन से अनुपात निरंतर बढ़ता रहा है। ये भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका कौन सा आंसर सही है, 1 2 1 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसकी दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाती है। पीछे आंसर दिखाता हूँ मैं आपको, उसमें आपको पता चलेगा क्यों गलत है। देखिए पहली स्टेटमेंट क्या है, भारत का जो बाह्य ऋण है वो देश पर विदेशी ऋणदाताओं का बकाया कुल ऋण होता है। देनदार जो होते हैं वो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, निगम या फिर जो भारत के नागरिक हो उस पे सकते हैं। तो इसके लिए कथन 1 क्या है, गलत हो जाता है। और उसके अलावा देखिए जो कथन 2 है उसमें देखिए यहाँ पे हमारा जो बाह्य ऋण का GDP के से जो अनुपात है वो दे रखा है, ठीक है। 23.4, 19.8 और 20.1, मतलब ये घटता बढ़ता ऐसे जा रहा है ना। वहाँ पे क्या लिखा हुआ है स्टेटमेंट में कि ये निरंतर बढ़ता जा रहा है, ठीक है। इसकी वजह से सेकंड स्टेटमेंट भी क्या हो जाती है हमारी यहाँ पे गलत हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा देखिए 22वां क्या है, 2021 से 22 के बजट में वरिष्ठ नागरिकों के संदर्भ में प्रत्यक्ष एवं प्रत्यक्ष कर जो प्रस्ताव होते हैं उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा इनमें से सही है, ठीक है। तो चारों आप एक बार पढ़ के फिर इसमें से जो है पॉज करके वीडियो आंसर दीजिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या है, डी, 75 वर्ष या उससे अधिक आयु के जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं जिनकी आय का एकमात्र स्रोत पेंशन और ब्याज है उन्हें आयकर रिटर्न दाखिल करने से छूट दी गई है, ठीक है। इसके अलावा देखिए 23वां क्वेश्चन क्या है,
तो जो BNI है, बुनियादी आवश्यकता सूचकांक, उसमें निम्नलिखित आयामों में से कौन से शामिल है? जल, स्वच्छता, रोजगार, आवास। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है सी, यहाँ पे रोजगार शामिल नहीं होता है। ठीक है, एक बार पीछे देख लेते हैं क्यों शामिल नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे जो है टोटल 26 तुलनीय संकेतक होते हैं, जिसमें जो जल, स्वच्छता, आवास, सूक्ष्म पर्यावरण, अन्य सुविधाएं जैसे बिजली, भोजन पकाने का ईंधन, ये सब शामिल होते हैं और उसमें रोजगार शामिल नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए 24वां क्वेश्चन क्या है। तो स्टार्टअप यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका पर्पज़ क्या है? एक दिवसीय छूट जो बूट कैंप होते हैं उनका आयोजन कर ज़मीनी स्तर पर नवोदित उद्यमियों का सशक्तिकरण करना। सेकंड क्या है? यह देश भर में श्रेणी 1 के शहरों में नवाचार और स्टार्टअप के पोषण हेतु एक पारितंत्र का निर्माण पर केंद्रित है। ठीक है, कौन सा सही है? 1 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। तो वीडियो पॉज करके इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, पर सेकंड में जो है श्रेणी 1 और श्रेणी 2 दोनों को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, इसकी वजह से सेकंड स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे क्या है? गलत है। उसके अलावा देखिए 25वां क्वेश्चन क्या है। तो जो राष्ट्रीय कार्बोनेशियन एरोसोल कार्यक्रम है, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसे जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के भाग के रूप में नीति आयोग द्वारा प्रारंभ किया गया था। हो सकता है इसने अनुसंधान संस्थानों एवं सरकारी संगठनों का एक संघ शामिल है, ये भी हो सकता है। तो वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। 1 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। तो यहाँ पे हमारी सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक थी, पर फर्स्ट में क्या गलती थी? तो इसे नीति आयोग ने जो है आरंभ नहीं किया, इसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया है। ठीक है, उसके बाद 26वां, जब RBI ब्याज दरों में कटौती करता है तो बॉन्ड की कीमतों में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, हो सकता है मुद्रास्फीति में वृद्धि होती है, ये भी हो सकता है। तो वीडियो पॉज करके बताइए। 1 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है, दोनों स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है? 27वां, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। घाटे की वित्त व्यवस्था मुद्रास्फीतिकारी होती है। हो सकती है प्रत्यक्ष कर की दरों में कमी से मुद्रास्फीति कम करने में सहायता मिलती है, ये भी हो सकता है। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सही है नहीं बोल रहा, सही नहीं है कौन सा। तो इसका जो 1 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। तो वीडियो पॉज करके इसका आंसर दीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? स्टेटमेंट 2 हमारा सही नहीं है। स्टेटमेंट 1 क्या है? ठीक है, तो स्टेटमेंट 2 देख लेते हैं क्यों सही नहीं है, आंसर में देख लेते हैं इसको जाके। सेकंड में क्या है? जो कर की दर में वृद्धि करना होता है, एक मूल पद्धति होती है, मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उसको हम जब एक मूल पद्धति होती है उसे बढ़ा देते हैं, उससे क्या होता है? जो व्यय करने योग्य पैसा होता है ना, उसको कम करता है। मतलब जैसे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लीजिए 100 रुपये पहले 10% था। ठीक है, तो ज़्यादा लोग ले रहे थे, मैं अगर 10% को 12% 15% कर दूँ तो कम लोग इसको जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट लेंगे और पैसा जो है व्यय करने की योग्य निधि जो होगी वो कम हो जाएगी। इस प्रकार यह मुद्रास्फीति के अप्रत्यक्ष कारकों पर जो है प्रहार करता है, इसलिए कथन 2 जो है सही नहीं है। ठीक है, उसके बाद 28वां देखते हैं। 28वां देखिए, हाल ही में शुभारंभ की गई लाइट हाउस परियोजना, इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही है? ये क्षेत्र की भू जलवायुक और जोखिम परिस्थितियों के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी के साथ निर्मित मॉडल आवासीय परियोजना है। हो सकता है भारतीय संदर्भ में वैश्विक प्रौद्योगिकी को मुख्य धारा में बढ़ावा देने हेतु जो LHP है सभी हितधारकों के लिए लाइट प्रयोगशाला के रूप में कार्य करेंगे। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। तो इसमें से कौन सा उत्तर जो है सही है? ठीक है, लाइट हाउस परियोजना के लिए, LHP के लिए। ठीक है, तो 1 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। तो वीडियो पॉज करके इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, दोनों स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 29। तो निम्नलिखित में से किन कारकों से मौद्रिक नीति जो है, जो मॉनेटरी पॉलिसी है, निर्णयों का कमज़ोर प्रसार होता है? तो सबसे पहले लघु बचत योजना पर बहुत कम ब्याज दर होने से। हो सकता है स्थिर ब्याज दरों पर जमाओं की दीर्घ परिपक्वता प्रोफाइल, ये भी हो सकता है म्यूचुअल फंड पर अधिक प्रतिफल। हो सकता है उच्च गैर निष्पादक जो परिसंपत्तियाँ हैं, ठीक है, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं, इसका अगर हाई कर दिया जाए, ये भी हो सकता है। तो इसमें से कौन सा उत्तर सही है? 1 3 2 4, 1 2 4, 2 और 3। तो वीडियो पॉज करके आप इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सेकंड, 2 और 4 हमारी बिल्कुल सही है। ठीक है, गलत कौन सी है? फर्स्ट और थर्ड। इनके बारे में देख लेते हैं गलत क्यों है आंसर में।
तो देखिए यहाँ पे आंसर में दे रखा है प्रतिस्पर्धी दबाव जो म्यूचुअल फंड होता है और जो लघु बचत योजना होती है, ठीक है, इससे मॉनिटरी जो प्रसार है उस पर असर कैसे पड़ता है। तो इसमें होता क्या है, लघु बचत पर जो ब्याज दर होती है वो सरकार द्वारा प्रकाशित की जाती है, ठीक है। लघु बचत योजनाओं की ब्याज दरें जो है वाणिज्यिक जो बैंक होते हैं हमारे, उनकी ओर से बाजार में प्रचलित दरों की तुलना में क्या होती है, औसतन 100 अंक आधार अंक जो है ज़्यादा होती है लघु जो बचत योजना है उनकी, ठीक है। लघु बचत योजनाओं पर प्रतिफल अर्थात 5 वर्ष की जो मियादी जमा होती है वो लोक भविष्य निधि, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र तथा जो वरिष्ठ नागरिकों की बचत योजना होती है। साथ ही जो बैंक मियादी जमा है उसके विषय में ऋण और जो इक्विटी म्यूचुअल फंड होते हैं उनको अनुकूल कर प्रबंध करती है, ठीक है। मतलब उनको अनुकूल मतलब पॉजिटिव इफेक्ट करके उनको मैनेज करती है, ठीक है। तो बैंकरों की ज़्यादातर यही शिकायत रहती है कि जो लघु बचत योजनाएं होती है उस पर अगर हाई रेट रखा रहे, ठीक है, मतलब हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, तो उन्हें जमा दरों में कटौती करने से जो है प्रतिबंधित करती है, ठीक है। पहले से ही रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होता है, ठीक है। इसकी वजह से जो जमा दर होती है उसमें कटौती करने में जो है इसे प्रतिबंधित करती है। यह मॉनेटरी नीति प्रसार को जो है अप्रभावी बना देती है, म्यूचुअल फंड और जो लघु बचत योजना है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो एमएसएमई के वर्गीकरण में हालिया परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो संयंत्र और मशीनरी में 1 करोड़ रुपए से कम निवेश वाली विनिर्माण इकाइयों को सूक्ष्म श्रेणी की इकाई जो होती है, माइक्रो स्केल यूनिट होती है, उसके रूप में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। उसके अलावा 10 लाख और 2 करोड़ रुपए के बीच जो वार्षिक कारोबार वाली सेवा इकाइयाँ होती हैं उनको मध्यम श्रेणी की इकाइयाँ मतलब मीडियम स्केल यूनिट है उसके रूप में वर्गीकृत किया गया है। हो सकता है दोनों, तो कौन सा सही है, 1 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। तो वीडियो पॉज करके इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है, दूसरा गलत है। तो गलत क्यों है, एक बार आंसर की तरफ जाके देखते हैं। तो देखिए जो एमएसएमई होता है उसके संशोधित वर्गीकरण के अनुसार वर्गीकरण के लिए एक समग्र मानदंड पर विचार किया जाता है, ठीक है। तो अच्छा, फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारा सही है ही बिल्कुल। उसके बाद सेकंड में देखिए 10 करोड़ से निवेश जो है 10 करोड़ से अधिक और 20 करोड़ रुपए से कम होता है, जबकि जो बिक्री होती है वो 50 करोड़ रुपए से अधिक और 100 करोड़ रुपए से कम होती है, ठीक है। इसकी वजह से दूसरा कथन जो हमारा क्या है, गलत है, ठीक है। अब 31वां देखते हैं। तो ये यहाँ पे देखिए टेबल दे रखी है इसके लिए, जो हमारा रिवाइज्ड एमएसएमई क्लासिफिकेशन है इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सूक्ष्म कौन से होते हैं, जो है करोड़ से कम निवेश और 5 करोड़ से ज़्यादा कम, 5 करोड़ रुपए से कम, ठीक है, ये सूक्ष्म में आ जाता है। लघु में कुल बिक्री निवेश जो है करोड़ रुपए से अधिक, 1 करोड़ रुपए से अधिक और 10 करोड़ रुपए से कम, और कुल बिक्री जो है 5 करोड़ से अधिक और 50 करोड़ से कम, ठीक है। मध्यम के लिए 10 करोड़ से ज़्यादा और 20 करोड़ से कम, और कुल बिक्री अगर देखें तो 50 करोड़ से ज़्यादा और 100 करोड़ से कम होता है मध्यम, ठीक है। ये न्यू हमारी रिवाइज्ड जो एमएसएमई क्लासिफिकेशन है उसके लिए, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन से भारतीय रिजर्व बैंक जो आरबीआई है उसके डिजिटल भुगतान सूचकांक के उप सूचकांक है। उपभोक्ता केंद्रिता हो सकता है, भुगतान निष्पादनता, भुगतान अवसंरचना। कौन सा उत्तर सही है, 1 2 2 3 1 3 1 2 3। तो अगर बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है तीनों हमारे जो है यहाँ पे डिजिटल भुगतान सूचकांक है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे अलग अलग सूचकांक दे रखे हैं। जो मापदंड है, भुगतान एनबलर्स जिसका भारांश 25%, भुगतान अवसंरचना मांग पक्ष कारक 10%, भुगतान अवसंरचना आपूर्ति पक्ष कारक 15%, भुगतान निष्पादन उपभोक्ता केंद्रिता, इसलिए हमारा डी क्या है, बिल्कुल सही है। अब अगला देखते हैं इसके अलावा। 32वां क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी सरकार द्वारा देश में अनुसंधान परितंत्र में सुधार करने हेतु जो है प्रारंभ की गई पहले हैं। तो सबसे पहले PMRF प्रधानमंत्री अनुसंधान अध्ययता योजना, इंस्पेक्टिंग रिसर्च इनोवेटर एंड टेक्नोलॉजी, इम्प्रिंट योजना, उच्च आविष्कार योजना UAY, ठीक है। तो कौन सी इनमें से जो है वो सरकार द्वारा देश में अनुसंधान मतलब अनुसंधान क्या होता है, रिसर्च जो परितंत्र है उसमें सुधार करने के लिए प्रारंभ की गई है। तो 1 2 2 3 1 3 1 2 3। तो कौन सा सही है, वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा तीनों स्कीम यहाँ पे जो है बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी सार्वजनिक वस्तु की विशेषताएं हैं। तो वस्तु का उपभोग करने से अन्य लोगों के लिए उपलब्ध मात्रा कम नहीं होती है। मतलब अगर वस्तु का उपभोग करते हैं मतलब यूज़ करते हैं तो उससे अन्य लोगों के लिए उपलब्ध मात्रा कम नहीं होती है, ठीक है। लोगों का वस्तु के उपयोग से अपवर्जन संभव नहीं होता। इस वस्तु का उपभोग समग्र रूप से समाज को लाभ प्रदान करना माना जाता है, ठीक है। तो हो सकता है ये भी सार्वजनिक वस्तु की विशेषताएं ये सारी। तो कौन सा उत्तर सही है, 1 2 2 1 3 1 2 3। तो वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है
पहला और दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, तीसरा हमारा गलत है, क्यों है वो देख लेते हैं। तो जो थर्ड स्टेटमेंट है उसके अंतर्गत जो उत्कृष्ट वस्तुएं होती हैं उनकी बात हो रही है, ठीक है। उत्कृष्ट वस्तु कौन सी होती है? ऐसी वस्तु जिनका उपभोग समग्र रूप से समाज को लाभ प्रदान करना माना जाता है, उनको उत्कृष्ट वस्तु या सेवाओं के रूप में संदर्भित किया जाता है, ठीक है। जैसे कि हम बस वगैरह से जाते हैं ना, दिल्ली की बात करूँ मैं, तो मेट्रो हो गया, बस हो गया, तो इसमें सबसे उत्कृष्ट साधन कौन सा माना जाएगा? तो बसेज़ होंगी, है ना, कि जिसमें मतलब ज़्यादा मैक्सिमम लोग ट्रैवल करेंगे, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें उत्कृष्ट में आ जाती हैं। इनकी आपूर्ति उपभोक्ताओं की व्यक्तिगत प्राथमिकताओं की पूर्ति के ब्याज जनहित को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अधिक प्रेरित होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाता है, बाकी दोनों क्या है? सही हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है? PMJAY से है। 2020 से 21 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार प्रधानमंत्री जन आरोग्य जो योजना है उसने जो है अपनाने वाले राज्यों की तुलना में अपनाने वाले राज्यों में सामाजिक संकेतकों में बेहतर सुधार देखा गया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा PMJAY को अपनाने के लिए पॉजिटिव जो है परिणाम है? तो PMJAY से शिशु और बाल मृत्यु दर में कमी हुई है, हो सकता है, और इससे जो है परिवार नियोजन तक पहुंच में वृद्धि हुई है, ये भी हो सकता है। बच्चों के टीकाकरण में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, ये भी हो सकता है। कौन सा सही है? 1 2 2 3 1 3 1 2 3। तो वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल यहाँ पे सही है, ठीक है। उसके बाद देखिए 35 की अगर हम बात करें तो निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र जो है स्टैंड अप इंडिया योजना जो कि आपने सुनी होगी, तो उसके अंतर्गत ऋण के पात्र हैं? विनिर्माण क्षेत्र, जो कंस्ट्रक्शन वगैरह होती है, कृषि क्षेत्र, सेवा, व्यापार। कौन सा सही है? 1 2 3 1 3 4 2 3 4 1 2 3 4। तो वीडियो पॉज करके इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो सही आंसर है कृषि जो क्षेत्र है, फसल वगैरह उगाना, इसको शामिल नहीं किया गया इसके अंतर्गत, ठीक है। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 36वां देखिए। तो हाल ही में 2021 से 22 में बजट के राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की घोषणा की गई। इस संदर्भ में भारत में हाइड्रोजन ऊर्जा परिदृश्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो वर्तमान में भारत का अधिकांश जो हाइड्रोजन है वो उत्पादन जीवाश्म ईंधन पर आधारित है, हो सकता है। हाल ही में दिल्ली शुद्ध हाइड्रोजन ऊर्जा पर चलने वाली बसों का संचालन करने वाला भारत का प्रथम शहर बन गया, ये भी हो सकता है। सही कौन सा? 1 2, ना तो 1 ना तो 2, या 1 2 दोनों। तो वीडियो पॉज करके इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फर्स्ट स्टेटमेंट, यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। हाइड्रोजन उत्पादन जीवाश्म ईंधन पर आधारित है। पर यहाँ पे दिल्ली की बात करें तो वो शुद्ध हाइड्रोजन नहीं है। एक बार आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ मैं। तो दिल्ली जो है हाइड्रोजन समृद्ध CNG, ना कि शुद्ध हाइड्रोजन, जो CNG की तुलना में एक एक अधिक स्वच्छ ईंधन है वाली बसों को चलाने वाला देश का प्रथम शहर बन गया है। इसमें CNG गैस के साथ लगभग 20% हाइड्रोजन मिश्रित यूज़ किया जाता है, इसलिए कथन 2 क्या है? गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इन कथनों पर विचार कीजिए। ब्याज कवरेज अनुपात कर भुगतान के बाद किसी फर्म के लाभ का उसके कुल ब्याज व्यय से अनुपात है, हो सकता है। जॉम्बी फर्मों, उसका ब्याज कवरेज अनुपात 1 से कम होता है, ये भी हो सकता है। तो कौन सा सही है? 1 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। तो वीडियो पॉज करके इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट हमारी क्या है? बिल्कुल सही है, ठीक है। तो देखिए जो जॉम्बी कंपनियाँ होती हैं, ऐसी कंपनियाँ होती हैं जो केवल परिचालन और सेवा जो ऋण होता है, सर्विस जो इंटरेस्ट होता है, वो जारी रखने के लिए आवश्यक धन का ही अर्जन करती है तथा ये अपने ऋण का भुगतान करने में असमर्थ होती है, ठीक है। और उसके अलावा देखिए जो ब्याज कवरेज अनुपात होता है वो कर भुगतान के पश्चात जो लाभ बचेगा अपॉन में जो ब्याज व्यय होता है, ठीक है। उसके अलावा ब्याज कवरेज अनुपात का उपयोग करके की जाती है जॉम्बी फर्मों की जो पहचान होती है, यह कर का भुगतान करने के बाद कंपनी के लाभ और उसके कुल ब्याज का एक अनुपात होता है, ठीक है। 1 से कम जो ब्याज कवरेज अनुपात वाली कंपनियां होती है अपनी आय से अधिक ब्याज दायित्वों को पूरा करने में असमर्थ होती है और इसे जॉम्बी फर्मों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो 38वां क्वेश्चन है, जो नाबार्ड बैंक आपने सुना होगा उसमें से जो है कौन सी निधि से संबंध करता है? तो राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूल निधि हो सकता है, ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि, आदिवासी विकास निधि, ठीक है। उसके अलावा राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि। तो इनमें से कौन सा सही है? तो 1 2 3 2 3 4 1 2 4 1 3 4। तो वीडियो पॉज करके इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, शुरू के तीनों बिल्कुल सही हैं, फोर्थ गलत है, ठीक है। तो इसकी वजह से ए हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है। जो राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि है वो लोकलेखा के तहत एक जो नॉन लैप्सेबल निधि है उसके रूप में इसे निर्मित किया गया। इसका सचिवालय वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के अधीन है, ठीक है। उसके बाद देखिए जो ये ऊपर दे रखे हैं इनके बारे में थोड़ा आप देख सकते हैं। NAFCC जो राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूल
और जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कोष, इनके बारे में भी थोड़ा सा आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे वीडियो पॉज करके, ठीक है। उसके अलावा देखिए RIDF है, इसके बारे में पढ़ लीजिए। TDF है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए 39वां है संधारणीय जलवायु कार्रवाई गठबंधन, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, उसकी एक अनूठी पहल है, हो सकता है, जिसका पर्पज़ क्या है, जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए सार्वजनिक और निजी कॉरपोरेटों को इस साझेदारी का हिस्सा बनाना। तो कौन सा सही है? 1 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। तो वीडियो पॉज करके इसका आंसर दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है बिल्कुल पहला सही है, संधारणीय जलवायु कार्रवाई गठबंधन जो है UNEP की एक अनूठी पहल है। अब इसका पर्पज़ क्या है वो देख लेते हैं। इसका जो आंसर है वो सेकंड जो है बिल्कुल सही था, फर्स्ट जो है वो गलत है, ठीक है। मतलब उद्देश्य क्या है इसका, जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए सार्वजनिक और निजी कॉरपोरेट को इस साझेदारी का हिस्सा बनाना, ठीक है। अब फर्स्ट का देखना है क्यों गलत है। इसका आरंभ किसने किया था? तो आरंभ जो है इसका कॉरपोरेट जो क्षेत्र के साथ अपनी साझेदारी है उसको संस्थागत बनाने के लिए जो ISA है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, जो उसके सचिवालय ने हाल ही में जो वैश्विक सार्वजनिक और निजी कॉरपोरेट कंपनियां उसके साथ जो है इसे जो संधारणीय जलवायु कार्रवाई गठबंधन है उसको आरंभ किया, ठीक है। तो ISA के बारे में थोड़ा सा यहाँ से पढ़ लीजिएगा, ISA क्या है और कैसे कार्य करता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 40वां क्वेश्चन क्या है उसके बाद, भारत में कोविड-19 के कारण उत्पन्न जो मंदी है उससे निपटने के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों में से निम्नलिखित युग्मों पर जो है विचार कीजिए। उपाय के प्रकार क्या है? राजकोषीय उपाय सबसे पहले, उदाहरण क्या है? मुद्रा ऋणों के लिए ब्याज सहायता हो सकता है। मौद्रिक उपाय क्या है? किसान क्रेडिट कार्ड के लिए क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अतिरिक्त ऋण हो सकता है। संरचनात्मक सुधार, रक्षा विनिर्माण में FDI की सीमा में वृद्धि, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो देखिए कौन सा सही सुमेलित है, 1 2 3 1 3 1 2 3। तो वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो पहला और तीसरा है, ठीक है, मतलब C हमारा आंसर है। उसके बाद देख लेते हैं मौद्रिक उपाय में क्या दिया गया है। तो यहाँ पे अगर हम आंसर की बात करें तो काफ़ी बड़ा है आंसर। उसके अलावा देखिए टेबल फॉर्म में भी दिया गया है इसे, राजकोषीय नीति के उपाय, ठीक है, स्वास्थ्य कल्याण कर उपाय, मांग धक्का, निवेश धक्का, जिसके अंदर नीति उपकरण क्या है, तो आपातकालीन स्वास्थ्य जो कोष है उसमें 150 बिलियन रुपीज़, ठीक है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, वित्तीय सहायता और खाद्य। उसके अलावा मनरेगा जो थी उसके तहत दैनिक वेतन में वृद्धि, गरीब कल्याण रोजगार अभियान, ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका निर्माण, कर और योगदान नीति में परिवर्तन, राज्यों को सहायता, उधार को सुधारों से जोड़ना, ठीक है। उसके अलावा देखिए आत्मनिर्भर पैकेज 1 जो था इसके अंदर ही लॉन्च किया गया था, ठीक है। उसके अलावा ये वीडियो पॉज करके थोड़ा थोड़ा और देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए मौद्रिक उपाय जो थे इसके अंतर्गत जो पॉलिसी की दरें थी, लिक्विडिटी, संपत्ति ऋण अधिस्थगन, ठीक है। इसके अंतर्गत जो रेपो और रिवर्स रेपो दर था उसको क्रमशः 115 और 155 BPS से कम कर दिया गया था, ठीक है। उसके अलावा देखिए ये सारे सुधार अलग अलग दिए गए हैं। संरचनात्मक सुधार में जो सार्वजनिक उपक्रम का निजी जो है केवल रणनीतिक क्षेत्रों के PSU, खनिज क्षेत्र में, उद्योग में, अंतरिक्ष में, सबके सुधार यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है। वीडियो पॉज करके आपको ये सारे पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। उसके अलावा रक्षा, ठीक है। तो उसके अलावा देखते हैं 41 क्वेश्चन क्या है। तो प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह विदेशी भारतीय समुदाय को उनके मूल से मतलब भारत से पुनः जोड़ने के लिए प्रतिवर्ष मनाया जाता है, हो सकता है। वह सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है, यह भी हो सकता है। यह जो है क्षेत्रीय प्रवासी भारतीय दिवस भारत की यात्रा करने में असमर्थ लोगों के लिए भारत से बाहर आयोजित किया जाता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके इसका आंसर दीजिए। 1 2 3 1 3 उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे हमारी थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। क्षेत्रीय प्रवासी भारतीय दिवस भारत की यात्रा करने में असमर्थ लोगों के लिए भारत से बाहर आयोजित किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा देखिए ये जो 2 गलत है ये क्यों गलत है। तो जो प्रवासी भारतीय दिवस है वो भारत सरकार के साथ विदेशी भारतीय समुदाय की संलग्नता को सुदृढ़ करना, ठीक है। विदेशी भारतीय समुदाय जो बाहर लोग रह रहे हैं और उन्हें उनके मूल स्थान को जोड़ने के लिए विदेश मंत्रालय द्वारा प्रत्येक 2 ईयर में एक बार मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है 42। RBI द्वारा रुपए की वृहद मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कदम उठाए जा सकते हैं। तो विदेशी पूंजी के बहिर्वाह को प्रोत्साहन करना हो सकता है। RBI द्वारा विदेशी मुद्रा जो भंडार है उसका संचयन करना, ये भी हो सकता है। सरकारी प्रतिभूतियों का
विक्रय करना, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके बताइए कौन सा इसमें सही है। तो अगर हम बात करें तो इसमें से जो सही है वो है सेकंड स्टेटमेंट, बिल्कुल ठीक है। मतलब ए इसका आंसर है। आरबीआई द्वारा विदेशी मुद्रा जो भंडार है उसको संचयन, मतलब उसको इकट्ठे करना। ठीक है, बाकी इसमें देखिए दोनों बाकी जो बची हुई स्टेटमेंट है वो कॉमन सेंस की है कि अगर हमें देखिए अगर मूल्य वृद्धि को रोकना है, मतलब पैसे की जो मूल्य की वृद्धि हो रही है उसको रोकना है हमें, तो हम विदेशी पूंजी के जो बहिर्वाह है उसको प्रोत्साहन करेंगे, मतलब पैसा जो है और बाहर हमारा विदेशों में जा रहा है उसको प्रोत्साहित करेंगे, है ना। तो ये गलत हो जाएगा। सरकारी प्रतिभूतियों का विक्रय करना, सरकारी प्रतिभूतियाँ जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी वगैरह बेचने का मतलब क्या होता है कि मार्केट में जो पैसा है वो ज़्यादा है और उसे हमको एब्जॉर्व करना है, सोखना है। ठीक है, उसकी वजह से हम सरकारी प्रतिभूतियों को बेचते हैं, जिससे मार्केट में पैसे की जो है कमी हो जाती है। ठीक है, तो इसको भी जो है ये भी मतलब यहाँ पे जो थर्ड स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगी, क्योंकि इससे जो है मुद्रास्फीति आ सकती है। ठीक है, आपने मतलब उसमें जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें पढ़ा ही होगा कि जैसे मुद्रास्फीति, मुद्रा अपस्फीति होती है, मतलब पैसे को एक लिमिटेड अमाउंट तक हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं ना, और एक लिमिटेड अमाउंट तक ही हम उसमें डाल सकते हैं। मतलब या तो मुद्रास्फीति आ जाएगी अगर ज़्यादा पैसे को हम एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है, और ज़्यादा मतलब अगर डालेंगे तो उससे मुद्रा अपस्फीति भी आ सकती है। ठीक है, तो इसको एक बैलेंस अप्रोच पे रखना होता है। उसके अलावा देखिए राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम आयोग की अध्यक्षता की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? तो CH हनुमंत राव, रविंद्र वर्मा, मोंटेक एस आलूवालिया द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वीडियो पॉज करके इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है CH हनुमंत राव। ठीक है, उसके अलावा देखिए 44, तो हालिया बजट में प्रस्तावित नेशनल फेसलेस इनकम टैक्स अपीलाटे ट्रिब्यूनल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक है, तो पहला है अपीलकर्ता और न्यायाधिकरण के बीच कोई भी संवाद इलेक्ट्रॉनिक रूप से होगा, हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक, अगर नाम है उसका देखिए यहाँ पे जो है मतलब ये फेसलेस इनकम है, तो मतलब ये भी हो सकता है विवादित राशि 500 करोड़ से अधिक होने पर ही अपीलकर्ता की शारीरिक उपस्थिति अनिवार्य होगी। ठीक है, तो वीडियो पॉज कीजिए। एक दो दोनों, या तो ना तो एक ना तो दो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फर्स्ट स्टेटमेंट, बिल्कुल ठीक है। फेसलेस अगर है तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनिक रूप से होगी, पर सेकंड में कुछ गलती है, तो उसको पीछे देखते हैं क्या गलती है। तो इसमें देखिए जो ट्रिब्यूनल है उसके जो है विवादित राशि के लिए कोई उच्च सीमा निर्धारित नहीं की गई है, इसलिए कथन 2 क्या है यहाँ पे गलत हो जाता है। ठीक है, तो 45 है भारतीय सौर ऊर्जा निगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसके अधिदेश में न केवल सौर ऊर्जा बल्कि ज्वारीय और भूतापीय जैसे ऊर्जा स्रोत सहित संपूर्ण नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र शामिल है। ठीक है, हो सकता है यह भारत और विदेशों में विद्युत उत्पादों और सेवाओं के व्यापार में भाग ले सकता है, ये भी हो सकता है। यह केंद्र सरकार की ओर से सौर उद्यान विकास योजना और अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजना की कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो उपयुक्त में से कौन सा इसमें सही होगा? 1 2 2 3 1 3 1 2 3। तो वीडियो पॉज करके एक बार 2-3 बार पढ़िए इसे, फिर आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो SECI के लिए तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे हमारे बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखिए 46 की बात करें हम, तो निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों की सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के लिए रणनीतिक क्षेत्रों के रूप में पहचान की गई? तो अंतरिक्ष, पेट्रोलियम, दूरसंचार, बैंकिंग। तो यहाँ पे कौन सा जो है उत्तर सही है? तो 1 2 4 2 3 1 4 1 2 3 4। तो वीडियो पॉज करिए, आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा चारों यहाँ पे बिल्कुल हमारे सही है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद 47 की बात करते हैं। तो सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग सदैव अर्थव्यवस्था का सही मूल तत्व दर्शाती है, हो सकता है। निम्न सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग से देश में सभी ऋण प्रपत्रों की विश्वसनीयता कम हो जाती है, ये भी हो सकता है। तो वीडियो पॉज कीजिए, आंसर दीजिए। 1 2 दोनों, या तो ना तो 1 ना तो 2। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा स्टेटमेंट 2 हमारे यहाँ पे सही है, और स्टेटमेंट 1 गलत है। उसको देख लेते हैं क्यों गलत है। तो इसमें देखिए क्या होता है, कई बार क्या होता है मूल तत्वों की त्रुटिगत गलत तरीके से गणना की जाती है, जो किसी अर्थव्यवस्था की स्वायत्त क्रेडिट जो रेटिंग होती है उसको नीचे ला देती है, जैसे कि भारत के मामले में हुआ है। ठीक है, तो इसकी वजह से जो है जो हमारा सेकंड जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारा क्या है, गलत हो जाता है। उसके बाद देखिए 48 क्या है, उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका पर्पज़ क्या है, विशेष रूप से निर्यात के लिए वस्तुओं के घरेलू विनिर्माण की गति को प्रदान करता है। ठीक है, इस योजना को सरकार के पास सीमित निधि होने के कारण कुछ शीर्ष कंपनियों का चयन करने के लिए तैयार किया गया है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सही है? 1 2 1 2 दोनों, या तो ना तो 1 ना तो 2।
तो वीडियो पॉज कीजिए, इसका आंसर कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है 2, मतलब हमारा सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। अब इसका पर्पस देख लेते हैं क्या होता है पीछे जाके। तो इसका लक्ष्य जो है घरेलू उपभोग के लिए वस्तुओं के घरेलू उत्पादन को गति प्रदान करना, निर्यात को बढ़ावा देना और आयात पर निर्भरता को कम करना। ठीक है, ये हमारा क्या है, इसका जो उद्देश्य है वो है। ठीक है, उसके अलावा देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में जारी की गई जो लॉन्गिट्यूडनल मतलब एग्जिंग स्टडीज़ ऑफ इंडिया LASI वेव 1 की रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत में उम्र दराज हो रही जनसंख्या का अध्ययन करने हेतु राष्ट्रीय सर्वेक्षण है। हो सकता है इस सर्वेक्षण में स्वास्थ्य के साथ साथ आय और परिसंपत्तियों से संबंधित आंकड़े एकत्रित किए गए हैं। ठीक है, तो वीडियो पॉज कीजिए, कौन सा सही है, 1 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे हमारी बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखिए उसके अलावा देखिए CSO जो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय है उसकी गतिविधियों में शामिल है उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण करना, शहरी गैर शारीरिक श्रम कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का प्रकाशन करना, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का प्रकाशन करना। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा उत्तर सही है, 1 2 3 1 3 1 2 3। ठीक है, तो वीडियो पॉज कीजिए, यहाँ पे आंसर दीजिए। तो हमारे जो है तीनों आंसर यहाँ पे सही है। ठीक है, उसके लिए अभी थोड़ा सा कुछ देर का ब्रेक ले रहा हूँ मैं, उसके बाद फिर 50 क्वेश्चन करूँगा। उस ब्रेक में अगर मान लीजिए आप इसको पूरा देख लेते हैं वीडियो को, तो आप थोड़े से सजेशन दे सकते हैं कि इसमें क्या सुधार और किया जा सकता है। क्या मैं जो इसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ वो थोड़ा सा और जो है डीप में, मतलब वहाँ पे जो पीछे दिया होता है उसको अच्छे से पढूँ, या फिर अगर मैं टाइम ज़्यादा लग रहा है, देखिए ऑलमोस्ट 50 मिनट में 50 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो इसका अगर आपको पीछे से अगर इसके सिर्फ आंसर से थोड़ा मतलब है, हल्का फुल्का एक्सप्लेनेशन चलेगा, तो मैं वो भी उसमें तो टाइम थोड़ा कम लगेगा। और अगर थोड़ा डीप बताना है तो पीछे जाके हल्का सा उसे जो है रीड करना होगा। ठीक है, वहाँ पे जो भी पॉइंट लिखे होंगे उन्हें थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो थोड़े सजेशन अगर आपके पास टाइम अगर आप पढ़ लेते हैं तो उसको करिएगा। बाकी मैं इसके बाद जो है 50 क्वेश्चन भी अपलोड कर दूँगा अभी। और उसके अलावा 7 अगस्त का जो है हिंदी वाला आया नहीं था कल तक, आज सुबह तक दिन में भी नहीं आया था। इंग्लिश का तो आ गया था, हिंदी का नहीं आया था, तो इसकी वजह से 7 अगस्त का अभी तक अपलोड नहीं हुआ है। ठीक है, तो उसके अलावा थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब करें एंड हैव अ गुड डे।